नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बजरंग भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि कल की क्लास में सर हमने पढ़ा था कि भ्रूणपोष का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, कल तो नहीं, कल तो छुट्टी थी ईद की, परसों की बात कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि जो आपका भ्रूणोद्भव हुआ था, यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण कैसे बना और एक बीजपत्री भ्रूण के में क्या अंतर था, हमने आपको दोनों डायग्राम बता दिए थे। उन दोनों डायग्राम को आपको बना लेना है कॉपी में और याद कर लेना है कि इनमें क्या मुख्य अंतर होता है। अब जो आज का जो मेन जो याद करना है आपको टॉपिक है वो क्या है आपका, वो है बेटा आपका कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। ये बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है। भ्रूण कोश यही पढ़ा है आपने, तथा भ्रूणपोष में अंतर, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो आपको याद रखना है। सिंपल क्या करना है आपको, 7-8 लाइनों का एक बीच में लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अपने फिर नोटबुक में, और लेफ्ट में लिख लेंगे आप भ्रूणकोश और इधर लिख लेंगे भ्रूणपोष। लिख लिया बेटा? ठीक है। अब नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे भ्रूणकोश के अंदर कि यह क्या है कि भ्रूणकोश कैसी रचना होती है, अगुणित। बेटा मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, आप उससे नोट्स बना लेना, मैं समझा रहा हूँ। अगुणित माने सिंगल एन होती है। वहीं भ्रूणपोष कैसी रचना है, त्रिगुणित है। त्रिगुणित ध्यान आ रहा है कुछ? अरे यार हमने ऐसा बनाया था ना, ऐसे करके बीजांड की रचना, ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं, मुख्य अंड कोशिका और सहायक कोशिका, बीच में जो क्या था 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, और इससे जो बाहरी केंद्रक नरयुग्मक आके मिलता है तो ये बनाता है, ये वाली रचना बनती है भ्रूणपोष। तो 2 केंद्रक पहले से ही है, 2n तो ये पहले से ही है, एक नरयुग्मक बाहर से आ गया परागकण वाला, तो ये 3n हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या हुई, त्रिगुणित हुई, 3n रचना होती है। दूसरा अंतर क्या है कि ये जो भ्रूणकोश है बेटा बीजांड के अंदर पाया जाता है, बीजांड के अंदर। अच्छा, अब कहो से भ्रूणकोश यह भैया बीज के अंदर होता है, बीज के अंदर। अब देखो एक छोटी सी बात समझ जाओगे आप कि जब बीजांड जो होता है ना, जब बीजांड में निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसी से बीज बनता है। ठीक है, तो जब निषेचन क्रिया हो जाएगी तब जाके आपके भ्रूणकोश का निर्माण होगा। उससे पहले ये पूरा एरिया क्या है, ये भ्रूणकोश है जो कि आपका बीजांड के अंदर है। बीजांड समझ पा रहे हैं? बीजांड आपने बताया कि ये तो भ्रूणकोश हो गया, ये बीजांड की रचना होगी, ये 2 लेयर बाहरी आंतरिक और बाहरी अध्यावरण हो गए, और ये आपका निभाग भाग। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बीजांड की रचना है, एक बीजांड है पूरा, और ये जो बीच में पूरी रचना है ये आपका बीज वो है भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाएं होती हैं, और भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है जब वो 2 ध्रुवीय केंद्रक निषेचन क्रिया करने के बाद। समझे बात को कुछ? तब बनता है भ्रूणपोष। नंबर 3 मुख्य अंतर क्या है बेटा कि यह जो भ्रूणकोश कब बनता है, निषेचन से पूर्व बनता है। आगे ना वही बात, निषेचन से पूर्व पहले बनता है, जबकि जो भ्रूणपोष है, ये पोष जो है जब निषेचन हो जाएगा, जब ये जो बीच वाले जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं ये निषेचन करने के बाद में बनाते हैं भ्रूणपोष। तो क्या लिखेंगे आप, निषेचन के बाद में होता है, निषेचन के पश्चात बनता है या बाद में बनता है। समझे मेरी बात को? अगला अंतर, भ्रूणकोश में कोई भोज्य पदार्थ संचित नहीं होते। तो क्या है इसमें, भोज्य पदार्थ संचित नहीं रहते। कैसा होता है ये, अरे बीजांड भ्रूणकोश समझ रहे हो ना, बीजांड के अंदर जो गोल गोल है ये भ्रूणकोश है, इसमें कोई भोज्य पदार्थ थोड़ी ना, इसके अंदर तो भैया 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं ऊपर, नीचे आपकी पूरा अंड समुच्चय है जिसमें मुख्य जनन कोशिका होगी, 2 सहायक कोशिका हो गई, अब बीच में आपको ध्रुवीय केंद्र रखें, तो भोजन तो कुछ रिजर्व है नहीं इसके अंदर। वहीं अगर मैं भ्रूणपोष की बात करूं, इस वाले पीज वाले, तो इसमें जो है आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या, पोष। तो भ्रूण को पोषण देने वाला, तो पोषण देगा तो इसके अंदर पक्का कोई ना कोई भोज्य पदार्थ संचित होगा, नहीं होगा, तो आप लिखेंगे कि भोज्य पदार्थ संचित होता है। ठीक है। अच्छा, अगला अंतर क्या होगा भैया, भ्रूणकोश में क्या क्या होता है। भ्रूणकोश में भैया देखो 2-3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं,
अंड समुच्चय होता है, मुख्य अंड कोशिका, दोनों सहायक कोशिकाएं और बीच में ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं। जबकि भ्रूणपोष में कोई विशेष रचना नहीं होती, कोई विशेष रचना नहीं होती, जबकि जो सारी की सारी कोशिकाएं होती हैं ना एक जैसी होती हैं। समझ गए मेरी बात को? ये भैया ये वाला जो है, जब बाहर से परागकण का नरयुग्मक आएगा तो पहला युग्मक तो मिलेगा इससे, और जो दूसरा नरयुग्मक आएगा, एक परागकण के दो होते हैं ना, याद आ रहा है कुछ, तो दूसरा केंद्रक जो आएगा वो मिलेगा इससे। तो जब ये विकसित होगा तो ये बनाएगा भ्रूणपोष। तो इसके अंदर जो बनेगी ये पूरी, इसमें तो कोई खास रचना नहीं होती, इसकी सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। तो इसकी बात यहाँ पे समझे, समझ पा रहे मेरी बात को? ये जो चीज़ है ना वही तो है भ्रूणपोष, वही तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये चीज़ दोनों एक है। बीजांड के यानी कि भ्रूणकोश के अंदर ये जो बीच वाली चीज़ है ये है भ्रूणपोष, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला अंतर, भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है ना किससे होता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूणकोश का निर्माण क्रियाशील गुरु बीजाणु क्यों कहा है मैंने कहा गुरु माने गुरु बड़ी है, गुरु बड़ा होता है, मादा की बात चल रही है, गुरु बीजाणु से होता है। मैं कहता लघु बीजाणु से होता है तो वो नर था, वहाँ से नहीं होता, वहाँ से तो भैया क्या बनता है आपका, वहाँ से तो परागकण बनते हैं। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु मतलब मादा वाला भाग से क्या होता है, भ्रूणकोश बनेगा, क्योंकि भ्रूण तो मादा के अंदर बनेगा ना, इस समझिए मेरी बात को। अब नंबर इधर क्या लिखेंगे कि भ्रूणकोश का निर्माण किससे होगा? इसका निर्माण द्वितीयक केंद्रक, वही वाली बात, 3 प्रतिमुखी कोशिका, नीचे अंड समुच्चय, ये द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन से बनेगा। अब जो ये बनेगा ये क्या, इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक भ्रूणपोष। ये विकसित करेगा फिर बन जाएगा पूरा भ्रूणपोष, या खाली भ्रूणपोष, या कह देंगे विकसित भ्रूणपोष। बात एक ही है, समझ पाए मेरी बात को? तो ये मुख्य अंतर है, ये भैया एग्जाम में अधिकतर आते हैं, ये आपको ज़रूर याद करने हैं बेटा, नोटबुक में लिख लेने हैं। धन्यवाद।